मतलब माउंटेन और कारा मतलब काला बाग, तो एक माउंटेनियस काला बाग है वो। हमारे सीडीएस जो हैं अनिल चौहान गए थे इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद कुछ आर्म्स डील हो जाए। उसके पहले अजित डोभाल गए थे कि कुछ आर्म्स डील हो, लेकिन आर्मीनियंस ने कुछ नहीं कहा। तो पूरे इतिहास को अगर खंगाल के देखें तो ईरान और अजरबैजान दोनों एक ही लोग हैं। कश्मीर वाला जो हिस्सा अर्मेनियंस ने सोचते हैं, अर्मेनियंस का मानना यह है कि नगोर्नी काराबाख हमारे पास है, अजरबैजानी यहाँ कब्जा करने आना चाहते हैं, मेजॉरिटी हम लोग हैं। अगस्त 2025 को चाइना में आर्मेनियंस ने पाकिस्तानी के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे के स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, जो चाइना ने मीडिएट कराया। मार्को रूबियो भी भारत से लौटते हुए वहां गए थे। तो इस रीजन को अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया क्योंकि बगल में ईरान है। रूसी प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रशिया का कमजोर होना भारत के लिए भी एक तरह का बड़ा स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट सा है कि अब हमारे लिए भी बिग ब्रदर जो हम जियोपॉलिटिक्स में मानते थे वो कमजोर हो रहा है। हमारे कुछ बेसिक से सवाल हैं सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमने बहुत बार एक विषय डिस्कस किया है, अर्मेनिया अजरबैजान। और अर्मेनिया अजरबैजान की जब जब चर्चा होती है, करंट कंटेक्स्ट भी बताऊं तो आपको अपने कई पुराने सेशन याद आएंगे जब जेडी वेंस की यानी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पहली बार अर्मेनिया की यात्रा होती है। कई चर्चाओं में आपने सुना होगा कि अजरबैजान, जिसकी राजधानी बाकू है, भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी, लोग बड़ा घूमने जाते थे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अजरबैजान पाकिस्तान के बगल में आके खड़ा हुआ तो ऐसे में भारतीयों ने बाकू का विरोध कर दिया। अजरबैजान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की एक तिकड़ी बनकर आई। और ये जो तिकड़ी बनकर आई, इसका भारतीयों में बड़ा ही एक तरह से कहा जाए तो विरोध भी है। ये चलता क्या है? भारत के केस में तो कोई देश इस तरह से आकर नहीं बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अजरबैजान और तुर्की खड़े होकर आते हैं और भारत में इसका प्रबल विरोध होता है। आज हम उसी अजरबैजान को उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, अर्मेनिया अजरबैजान को, जिनकी विषय विशेषज्ञता ही इन देशों के ऊपर है। आप हैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आप जेएनयू से हैं और आप इसी विषय में अपना सिद्धहस्त हैं। इन्होंने पूरा रशिया से लेके जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इन सभी देशों पर बहुत जा करके उन विषयों को वहीं से समझा है। हम उन्हीं की भाषा में इस बात को समझने का प्रयास शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आप पॉपुलर हैं, इसका आज मैं एक जरिया बनूं। सर जी, आप जैसे लोगों का ज्ञान हम लोग सुना करके बस कुछ क्लिक बिट्स बटोर लेते हैं। आप ही हैं सोर्स जो इंफॉर्मेशन के हैं। तो सर, कहानी को शुरू कहां से करें? क्योंकि मुझे अर्मेनिया अजरबैजान मल्टीपल टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने क्या डिस्कस किया मैं आपको वो बता देता हूं, आप उसमें फिर फैक्ट ऑन ऐड कर दीजिएगा। और ग्राउंड का जो आपका एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को बहुत फ्रूटफुल लगेगा। हम लोगों ने ये जाना है कि अर्मेनिया एक कंट्री है जो ईसाई डोमिनेटेड है, अजरबैजान एक कंट्री है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अर्मेनिया अजरबैजान में, अजरबैजान के अंदर एक एरिया है जिसका नाम नगोर्नी काराबाख है, उसके ऊपर अर्मेनियंस क्लेम किया करते थे। अपडेट ये है कि फिलहाल अजरबैजानियों ने अर्मेनियंस को वहां से निकाल दिया है। इतना तक हमारे बीच का चर्चा हो चुका है। एक और छोटी सी चर्चा हम लोग करके चलते हैं, और वो ये कि ट्रंप ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हाथ मिलवा दिया है कि साहब तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ और ये पीस डील कराने का मुझे नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। ये पार्ट भी हमारे बीच डिस्कस हुआ रखा है। हमारे कुछ बेसिक से सवाल हैं सर। पहला सवाल तो यही है कि अर्मेनिया मैप पर, अभी हमारी टीम इसको पूरे वीडियो में दिखा भी देगी मैप में, अर्मेनिया को मैप पर जब देखा जाता है सर, वो लैंडलॉक कंट्री है। एक तरफ ईरान बैठा है, एक तरफ अजरबैजान बैठा है, एक तरफ रशिया बैठा है, एक तरफ मैं सही हूं तो टर्की है और एक तरफ जॉर्जिया है। एम आई राइट जी। अगर ये स्थिति है तो अर्मेनिया सर्वाइव किन की वजह से करता है? देखिए, इस चर्चा को रोचक बनाने के लिए मैं थोड़ा भारत से अर्मेनिया का लिंक जोड़ दूं। प्लीज जोड़िए। अर्मेनियाई जो है वो बेसिकली लैंडलॉक्ड हैं, तो वो उनकी स्थिति जो है वो इकोनॉमी वाइज बहुत अच्छी नहीं है, जाहिर है, क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर पा सकते। उनके पास एग्रीकल्चर के फील्ड नहीं है, माइंस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, यानी गैसोलीन नहीं है, तो वो अपना धंधा व्यापार कैसे करेंगे? तो दुनिया में सारे जगह आर्मीनियाई फैले हुए हैं इस समय। अच्छा, वहां से निकल के चले गए? जी हाँ। और आर्मीनिया में आर्मीनियाई कम है, बाकी दुनिया में आर्मीनियन ज्यादा है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का भी उससे एक लिंक है। बताया जाता है, और मैंने ये कहीं और भी चर्चा में इसको मेंशन किया है, कि करीब 200 BC में उज्जैन के दो भाई थे, गणेश और विनायक करके कुछ नाम था, गणेश जी से मिलता जुलता कुछ नाम था। वो लोकल लड़ाई में वहां हार गए थे, और उनको वहां जब हारा था, जिन्होंने उनको हराया था, उनको वहां से खदेड़ के
भगा दिया था। तो वो अपने दल बल के साथ कुछ 2-3 हजार लोगों के साथ वो भारत से निकल के चलते गए आर्मीनिया में जाके बस गए। वहां पर जाके उन्होंने एक भारत का एक प्रतिबिंब वहां बनाया, एक यूं तो नहीं कहें हिंदू का, लेकिन चूंकि वो हिंदू थे या नाम भी गणेश जी के ऊपर था, तो वो वहां जाके बस गए। आर्मीनियाई हमेशा जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत से पहला जो हमारा प्रिंसिपैलिटी था आर्मीनिया में, वो भारतीयों ने ही बनाया था। धीरे धीरे वो क्रिश्चियनिटी वहाँ आई, तो वो जो भारत का जो एक तरह के रेमिनेंट्स था वो खत्म हो गया, और ज़्यादातर जो भी भारत से गए होंगे या जो लोकल्स थे वो सब कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में। पहला दुनिया का देश था जिसने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया। 299 एडी में वो पहला क्रिश्चियन स्टेट बना। और केबीसी का मुझे याद है, अमिताभ बच्चन का जो 1 करोड़ का क्वेश्चन होता था उस जमाने में, उसमें यही पूछा गया कि दुनिया का सबसे पहला ईसाई देश कौन था, स्टेट रिलीजन, तो आर्मीनिया ही था। तो वो उस संदर्भ में भी। उससे अगर आगे चलें तो मरियम जमानी बेगम थी अकबर की वाइफ, वो भी आर्मीनियाई थी। हुआ यूं कि मरियम के पिताजी डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टरी या एमबीबीएस तो होता नहीं था उस समय, और उनकी बेटी दोनों आए, और बेटी भी डॉक्टर थी, चिकित्सक थी, जो कुछ ट्रेनिंग रही होगी उनकी। तो अकबर के हरम में वो डॉक्टर बनी, ठीक है, और ये अकबर के या जितने राज परिवार के लोग थे उनका इलाज करते थे। तो मरियम जवान बेगम भी आई, अकबर ने शादी के लिए प्रपोज किया, इनकी शादी हुई। तो वो एक लिंक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, अराउंड 18th सेंचुरी जो पहली आर्मीनियाई पब्लिकेशन थी वो मद्रास से, उस समय आज जो चेन्नई है उस समय छपी, और 19th से लेकर 20th सेंचुरी तक कलकत्ता में आर्मीनियाई चर्च आज भी है, आर्मीनियन स्कूल आज भी है, आर्मीनियन स्ट्रीट आज भी है आर्मीनियन। तो ये तो एक कल्चरल लिंकेजेस रहा है जो आर्मीनियंस बहुत फॉन्डली इसको कोट करते हैं। इसी के चलते भारत आर्मेनिया को लेकर सॉफ्ट रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। और दूसरा ये भी है कि हमारा जो, अगर आप देखें ना, एक्सटेंडेड नेबरहुड का जो आइडिया है, जिसमें हम फिलीपींस को, साउथ ईस्ट एशिया को, उसमें आर्मीनिया भी था या अभी भी है। और आर्मीनिया को हमने हाल में 1.5 बिलियन का वेपन्स एक्सपोर्ट किया। आर्मीनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता था जब अजरबैजान के साथ युद्ध करता था, लेकिन 29 मई को, अभी कुछ दिनों पहले, वहाँ पर मिलिट्री परेड हुई थी जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई जो भारत से खरीदी गई हैं, और दुनिया को उस समय ऑफिशियली ज्ञात हुआ कि भारत से ये चीज़ें खरीदी गई, और उनका इस्तेमाल भी अजरबैजान के साथ युद्ध में किए जाने की संभावना थी। हुआ तो नहीं, लेकिन क्योंकि 2024 में तो यूनिलैटरली वहाँ से सारे आर्मेनियन नगोर्नो काराबाख से, तो ये भारत के साथ उनका लिंकेजेस है। अजरबैजान के साथ लिंकेजेस ये है कि वो एक यूं कहें गैस बहुत ज़्यादा है वहाँ, रिश्ता है वहाँ। तो आज से 100 साल पहले खेतों में गैस उगता था। मैं इस पर आऊँगा। जी। मैं इसको इस तरह से पूछना चाह रहा था, आपने ना अभी जब हम सेशन शुरू करने वाले थे, एक चर्चा मेरे साथ में छेड़ी थी कि ईरान और अजरबैजान दोनों शिया हैं। जी। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला था जो ईरान से कनेक्ट करता हुआ था। मैं चाहता हूं कि वो हमारे दर्शकों को पता चले कि ईरान पर कभी राज करने वाले अजरबैजानी होते थे, और ईरान और अजरबैजान का आपस में कन्फ्लिक्ट है, वो भी प्लीज एक बार के लिए आप उसको भी दोहराएं। इतिहास को अगर खंगाला जाए तो अजरबैजान और ईरान अगर आप देखें तो एक टर्किक वर्ल्ड को बिलोंग करता है, तुर्की भाषी लोग वहाँ हैं, तुर्की से अफिलिएशन है, और ईरान के लोग हैं वो पर्शियन हैं। लेकिन एथनिकली, नृजातीय तौर पर अगर आप देखें तो ये दोनों, ईरान का 25% भूभाग जो है और 25% जनता जो है वो भी अजरबैजानी है, लेकिन वो अपने आप को पर्शियन अजरबैजानी कहते हैं, और ये अपने आप को अजरबैजानी जो है तुर्किक अजरबैजानी कहते हैं। ओके। जब ईरान का, पर्शिया का प्रभाव पड़ा अजरबैजान में, तो अजरबैजान में भी 70 से ज़्यादा % सुन्नी थे, लेकिन चूंकि शिया डोमिनेंस था और जो रूलर थे अजरबैजान के, जो समय ईरान पे रूल करते थे, वो शिया थे, तो सुन्नी धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे, वो तुर्की की तरफ चले गए या सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए। अगर आप देखें तो तुर्की के लोग भी सेंट्रल एशिया से आके तुर्की में बसे हैं। ऑटोमन एम्पायर जो है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके, वो तो इतिहास है।
लेकिन जो ये दोनों लगभग 70% अजरबैजानी शिया है। ओके। हाँ, 3 से 4% रूसी हैं यानी क्रिश्चियन हैं, और रिमेनिंग सुन्नी है। उसमें भी अगर आप देखें तो जैसे लेज़गिन्स एक है, लेज़गिन्स एक छोटी सी एथनिक कम्युनिटी है जो ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पे है। तो वो एक तरह से उनके लिए आप ये कहें बफर का काम करती है कि इधर से उधर लोग नहीं जा सकते। लेकिन शिया डोमिनेंस दोनों में है। अंतर क्या है कि ये पर्शियनाइज शिया है, जैसा मैंने पहले कहा, इतिहास इनका पर्शिया का रहा है, इनका रूसी इतिहास रहा है, टर्की का इतिहास रहा है, और कुछ हद तक पर्शियन इतिहास रहा है। 1812 में ट्रीटी ऑफ तुर्कमेनचाई हुई थी रूस और पर्शिया के बीच, जिसमें ज़्यादातर तो आज का अजरबैजान है रूस को दे दिया था। ईरान ने उस नेगोशिएशंस को रूस को दे दिया था। अजरबैजान यानी रूस का पार्ट बना था, लेकिन मैक्सिमम साउथ कॉकेशस का पार्ट 1865 के बाद ही, जो आज का हम साउथ कॉकेशस देखते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया, वो उस समय रूस के पार्ट बने थे। तो पूरे इतिहास को अगर खंगाल के देखें तो ईरान और अजरबैजान दोनों एक ही लोग हैं, सिवाय भाषाई अंतर के। और एक तो अजरबैजान की टीम भी है जो एक दूसरे के साथ खेलती है, और एक ग्रेटर अजरबैजान का मूवमेंट भी है जो डाउन प्ले किया जाता है ईरान में, चूंकि वो नहीं चाहते हैं। आयतुल्लाह खामेनी, जिनकी हत्या हुई, मुस्तफा खामेनी उनके बेटे, वो भी अजरबैजानी है। मसूद पेजेश्कियान, वो भी अजरबैजानी। तो आप समझ सकते हैं कि अजरबैजान का लिंक कैसा है। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रूसी रहा है। तो ये यूं मदिरा पान करते हैं, जो चीज़ वर्जित है इस्लाम में वो चीज़ करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ कि जब 90 के दशक के बाद जब आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध शुरू हुआ, अजरबैजान उस समय बहुत बटा हुआ था, बहुत सारे वॉर। मैं अगर सही हूं तो जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ 15 देशों के अंदर, तभी आर्मेनिया और अजरबैजान भी सोवियत रूस से बाहर निकल कर आए। जी जी, ठीक है। और जब दोनों देश अपने अपने निकल कर आए तो रशिया का इन्फ्लुएंस, अगर ओरिजिनली कहा जाए तो सोवियत रूस आर्मेनिया में भी था और सोवियत रूस अजरबैजान में भी था। और आज भी अगर देखा जाए तो आर्मेनिया बहुत हद तक रशियन डिपेंडेंट है, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और अजरबैजान भी, जब आपने कहा 30% वहां पर रशियन ही है, एक तरह से ऐसा माना जाए, तो दोनों में रेलिक्स तो हैं, लेकिन बगावत भी रही होंगी। शायद इसी कारण अलग भी हुए, दोनों ने अलग आइडेंटिटी की चाहत रखी। रशिया से अलग होना समझ में आया, दोनों का आपस में लड़ना समझ में नहीं आया। हाँ, वो हुआ यूं कि जैसे जब तुर्कमेनचाई के बाद जब रशियन एक्सेशन इस रीजन पे होने लगा, तो आर्मीनियाई और अजरबैजानियों के बीच एक गतिरोध था। जो डिस्प्यूट था वो था नगोर्नो काराबाख को लेकर। और नगोर्नो काराबाख पहाड़ी रीजन है जो अजरबैजान की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी में आता है, यानी उनकी सीमा में है। और रूस भी उसको आर्मीनिया के लिए रिकॉग्नाइज नहीं करता था या आर्मीनिया का पार्ट नहीं मानता था। लेकिन चूंकि 95% आर्मीनियन थे नगोर्नो काराबाख में, हालांकि थे तो 75% ही, लेकिन 92 के बाद आपसी हिंसा बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें आर्मीनियन जो अजरबैजान थे उनको मार के भगाया गया, जो अजरबैजानी आर्मीनिया में थे, कम ही नंबर्स में थे, उनको वहाँ से मार के भगाया गया। बहुत सारे ऐसे शहरें थी, जैसे एक शूशा नाम का शहर है अजरबैजान में, एक सुमगेत नाम का बाकू के बाहर एक शहर है, वहाँ पर हत्याएं हुई थी। बहुत सारे जो आर्मीनियंस हैं उनको मारा गया था। तो दोनों के नेशनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए नगोर्नो काराबाख का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं इसमें आऊंगा सर। दर्शकों को एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करा देता हूँ। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में आर्मेनिया अजरबैजान थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सर से भी हम उस चीज़ में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भारत पाकिस्तान के लिए, जैसे पाकिस्तान कश्मीर को बहुत क्लेम करता है और कश्मीर का एक हिस्सा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज भी उसके पास कब्जे में है। कश्मीर के मसले में जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑक्यूपेंसी की हुई है, और इंटरनेशनली वो ये चाहता है कि कश्मीर उसके पास आ जाए या फिर आज़ाद हो जाए। चाहत दिखाता ये है कि आज़ाद कर दो, इंटरनल ये है कि मेरे को दे दो। सेम इसी तरह से नगोर्नो काराबाख, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और यही कारण है कि दोनों देश वहां भी पार्टी हैं। अजरबैजान पाकिस्तान के साथ है तो आर्मेनिया भारत के साथ है, या फिर उल्टा कहिए भारत आर्मेनिया के साथ है। और जो ये नगोर्नो काराबाख है, इट इज समथिंग लाइक कश्मीर टू देम।
और वो इसी से रिलेट करके निकलते हैं कि कश्मीर वाला जो हिस्सा आर्मेनियंस ने सोचते हैं, आर्मेनियंस का मानना यह है कि नगोर्नी काराबाख हमारे पास है, अजरबैजानी यहां कब्जा करने आना चाहते हैं, मेजॉरिटी हम लोग हैं यहां पे। जैसा सर ने अभी स्टेट्स आपके सामने साझा किया कि नगोर्नी काराबाख क्षेत्र में, काराबाख के बारे में सर बता रहे थे, अभी बताना मिस कर गए हैं, कारा मतलब काला से है और बाख मतलब बाघ से है, और नगोर्नी मतलब रशिया से है सर, है ना? नागोर्नी मतलब माउंटेन, मतलब माउंटेन, नगोर्नी मतलब माउंटेन और कारा मतलब काला बाघ। तो एक माउंटेनियस काला बाघ है वो, जहां पर आर्मेनियंस रहते थे। एरिया वो इजराइल उसका है, अजरबैजान का है, आर्मेनियंस का कब्जा था वहां पर, और भारत उसको सही मानता था। एम आई राइट सर? अंतर यह है कि कश्मीर पूरा हमारा है, पाकिस्तानियों ने ऑक्युपाई कर लिया है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो है, अभी भी वो एक बीच में लाइन देखते होंगे जो फॉरेन मैप्स होते हैं। नगोर्नो काराबाख को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी भी आर्मीनिया का पार्ट नहीं माना। वो कहते थे कि आर्मीनियन डोमिनेटेड है, और वहां पर एक इंडिपेंडेंट आर्मीनियन रिपब्लिक बनी, जिसको रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख कहते थे ये आर्मीनियंस। वो सिर्फ आर्मीनिया रिकॉग्नाइज करता था, अजरबैजान नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, हमको एक किसी को अदर बनाना होता है, तभी पॉलिटिक्स होती है ना। क्या वो आदमी है तो मैं औरत हूं, तो उस पर पॉलिटिक्स हो जाए। वो सो एंड सो है, वो नॉर्थ है, वो साउथ है, शुरू ही पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स जो एकोमोडेशन से किस डिस्टिंग्विश करने में आपको ज्यादा ये करती। यहाँ चूंकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने वहां आइडेंटिफाई किया किस तरह से हम एक नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसमें किसी को अदर करना होता है। यहां पे अजरबैजानियों ने आर्मीनियंस को अदर किया, आर्मीनियंस ने अजरबैजानियों को अदर किया नगोर्नो काराबाख को लेकर। 90 के दशक में ये जो पूरा रीजन है आप देख रहे हैं, उसमें डोमिनेशन आर्मीनियंस का ज्यादा था, क्यों? ऑर्गेनाइज थे, रूस का डायरेक्ट सपोर्ट था, क्रिश्चियन थे। यहाँ पर वॉरलॉर्ड्स इमर्ज हो गए, जो वहाँ के लोग आपस में चाहते थे कि एक तो तेल और गैस बहुत है अजरबैजान में, तो इंटरेस्ट भी हो गई, बहुत सारे फॉरेन जो पावर्स थे वो यहाँ आने लगी, और किसी न किसी तरह वो चाहते थे कि डोमिनेशन हो। कई सारे तो आते थे, वॉरलॉर्ड बनाते थे, और उनको जो अमेरिकी कंपनियां हैं या ब्रिटिश कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां, वो कहती थी हम आपको $500 मिलियन देंगे, ये जो तेल का कुआं है, ये गैस का कुआं है, मुझे दे दो। तो उस तरह के वॉरलॉर्डिज्म, तो उसमें अजरबैजान 90 के दशक में बहुत वीक हो गया। उस समय आर्मीनिया ने नगोर्नो काराबाख को कैप्चर किया। न ही नगोर्नो काराबाख की, जब आप मैप में दिखाएंगे तो एक पूरा रीजन है जो अजरबैजान ईरान बॉर्डर तक जाता है, जिसको आर्मीनिया ने कैप्चर किया, और वो उस पर काबिज हो गए। और उसी तरह से पूरी पॉलिटिक्स 1992 से लेके 2020 तक चली, और इसमें 2 मेजर वॉर हुए, 92 से 94 लगभग, और 2017 में फर्स्ट एंड सेकंड काराबाख वॉर कहते हैं, और थर्ड में जहां उन्होंने बहुत बुरी तरह आर्मीनिया को हराया, और नगोर्नो काराबाख को छोड़ के जितने भी ऑक्युपाइड टेरिटरी की थी आर्मीनिया में 90 के दशक में, उनको उनसे वापस ले लिया। लेकिन 2024 आते आते ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया आर्मीनिया ने, अजरबैजान ने, कि जो पहाड़ी रीजन। उस चीज पे मेरा सवाल ये है सर कि अगर आपने मैप जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर गौर से दिखाएं हम अपने दर्शकों को, तो यहाँ पर दिखता ये है कि जो ईरान से आर्मेनिया टच होता है, वो वाला लैंड एरिया, उसके एक तरफ पूर्व की तरफ अजरबैजान, उसके पश्चिम की तरफ भी एक छोटू सा टुकड़ा दिख रहा है जो अजरबैजान का है। इसका नाम क्या है सर? नक्शीवान। अब नक्शीवान में भी कुछ अजरबैजानी रहते हैं, और इधर की तरफ अजरबैजान पूरा है, और बीच में आर्मेनिया आ रखा है। ट्रंप ने इसी नक्शीवान को अजरबैजान से कनेक्ट कराने के लिए एक रास्ता बनाने की अभी पीस डील में बात कही थी। वो क्या मसला है सर? ये जो लड़ाई हुई 2020 में, जिसमें बुरी तरह आर्मेनिया हारा, उसके बाद इनको लगने लगा कि जो एक एक्सक्लेव है, एनक्लेव नहीं, मतलब उनकी भूमि से अलग है, हाँ। बीच में आर्मीनिया आता है, उसका एक छोटा सा टिप तुर्की के बॉर्डर से मिलता है। हाँ। अब इनको है कि वो बेसिकली वही लोग हैं, हाँ, टर्किश नहीं, अजरबैजानी है, अजरबैजानी भाषा बोलते हैं। यहाँ तक कि जो इल्हाम अलीयेव, उनके फादर हैदर अलीयेव, वो नक्शीवान से ही आते हैं, यानी प्रॉपर अजरबैजान से नहीं आते हैं। तो एक लिंक बनाना चाहते थे। अब ज़ांज़ेगुर बीच में एक भूमि है या रीजन है, जिस पर अगली निगाह थी अजरबैजान की कि ये भी कैप्चर कर लिया जाए, तो अजरबैजान से नक्शीवान तक डायरेक्ट अजरबैजानी टेरिटरी होगी।
लेकिन सर वो तो फिर ईरान बाईपास ही रह जाएगा, बाईपास कर देंगे और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उनकी हाँ। उसमें आराम से आर्मीनिया को हरा सकते हैं, क्योंकि रशिया उनको मदद नहीं कर रहा है, यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। तो आर्मेनिया के लिए मार हो जाएगी सर, फिर ईरान से कनेक्ट नहीं रह पाएगा, मारा जाए। इसीलिए निकोल पशिन्यान ने थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करके कहा कि हम इसके लिए अग्री करते हैं, और नगोर्नो काराबाख को उसी कॉम्प्रोमाइज के तरह इन्होंने खाली किया, नॉन वायलेंटली, उसमें ब्लडशेड नहीं हुआ। करीब 1 लाख आर्मीनियन जो नगोर्नो काराबाख में बचे हुए थे वो 1 सप्ताह के अंदर पूरा वेकेट करके 2024 में उनको आना पड़ा। वो मजबूर कर दिया अजरबैजान ने, नहीं तो वायलेंस। हालांकि अजरबैजान ये कहता था डिप्लोमेटिकली कि आप मत जाइए, ये हमारे रीजन में है, आप हमारे साथ रहेंगे हमारे, लेकिन इतना विद्वेष था, इतनी हिंसा हुई थी पहले कि कोई भी आर्मीनियन अजरबैजान में रहना नहीं चाहता। तो सारे रेफ्यूजी बन के अचानक जो आप माने कि 7 दिन के अंदर आप देखेंगे वो मास एक्सोडस हुआ, जिसमें 1 लाख अपना घर बार छोड़ के गाड़ियों में आके एक शहर में आके वहाँ जम गए। और आप इमेजिन कीजिए ना, 32 लाख पॉपुलेशन है आर्मीनिया की, उसमें 1 लाख अचानक बाहर से आए तो उनकी इकोनॉमी गड़बड़ हो गई। लेकिन पशिन्यान ने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने कहा कि ज़ांजिबार कॉरिडोर को जाने देने से अच्छा है कि इनको यहाँ वापस लिया जाए। और यही पॉलिटिक्स है वहाँ पे। क्योंकि आर्मेनिया अगर इस तरफ अजरबैजान पावर के साथ इस रास्ते को पकड़ ले जाता तो आर्मेनिया और आइसोलेट रह जाता, पूरी तरह से कट जाता। इसीलिए इन्होंने ट्रंप का जो इंटरवेंशन था, अमेरिका का जो इंटरवेंशन अभी 2024-25 के बाद शुरू हुआ, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने कहा कि हम कॉरिडोर बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें मेरा एक सवाल है सर, क्या ये नहीं लगता कि 1991 में से चले आ रहे थे आप? अब हमारा एक जो हम इसको एनालाइज कर पाते हैं बाहर से बैठ करके कि 1991 से आप लोग चले आ रहे थे, बढ़िया से चलाते ला रहे थे। 91 से 2024 तक आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख रीजन पे कब्जा करके रखा था। डन, ओके। रशिया कमजोर होता है, मतलब ये हमारी एनालॉजी आप इसमें बताइएगा। रशिया कमजोर होता है, वेनेजुएला हाथ से निकलता है, सीरिया हाथ से निकलता है, धीरे धीरे क्यूबा के ऊपर भी अमेरिका हावी होने लगता है। ईरान में भी अब कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि रशियन इन्फ्लुएंस शायद काम नहीं किया इसलिए हमले हुए। धीरे धीरे बहुत सी जगह से रशिया का पीछे हटना, और यही कारण आर्मेनिया के पीछे सपोर्ट सिस्टम के खत्म होने में कंसीडर किया कि भाई रशिया अब उतना मजबूती से आर्मेनिया का साथ नहीं दे पा रहा है जिससे कि आर्मेनियंस नगोर्नी पर अपना कब्जा बना के रख पाए। ये कैसी एनालॉजी है सर? देखिए, रूस ने हमेशा एक डुअल नीति अपनाई है अजरबैजान और आर्मीनिया के प्रति। एक तो आर्मीनिया को आर्म्स बेचता था, ट्रेड करता था, अजरबैजान को भी आर्म्स बेचता था, ट्रेड करता था। तो रूस का बड़ा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था। इंटरनेशनली रिकग्नाइज कभी उसने नगोर्नो काराबाख को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं किया, रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख जहां आर्मीनियंस रहते थे, सिर्फ आर्मीनिया नहीं रिकग्नाइज किया। वो कहता था कि हम पीस बिल्डर हैं, यहाँ पीस कराएंगे। और जो 2020 के बाद जो लड़ाई हुई थी, जो 44 डे वॉर खत्म हुआ, तो इनके बॉर्डर्स को मैन करने के लिए लगभग 1000 रशियन ट्रूप्स आए थे, वहाँ थे। लेकिन उन्होंने जब ये 2024 की क्राइसिस शुरू हुई, उन्होंने अपना आँख मोड़ लिया, उधर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो टेरिटरी इनको वापस आ गई। कहीं ना कहीं रूस थोड़ा कमज़ोर तो पड़ा ही है यूक्रेन युद्ध के बाद। उसके पास इतनी मैन पावर, इतनी शक्ति नहीं है कि कहाँ कहाँ अपने इंटरेस्ट, क्योंकि सीरिया से भी उसने फोर्सेस हटाई सर, सीरिया से हटाई, और सीरिया में तो हार ही गया। बशर अल असद जाके भागना पड़ा, मॉस्को में आना पड़ा, रशिया में आना पड़ा। तो जो इनका जो भूसामरिक जो प्रेजेंस था दुनिया में, वो कम होती गई। यहाँ पर वो ध्यान देने की स्थिति में नहीं थे। यही कारण सर है कि आर्मेनिया में अमेरिका की लैंडिंग होती है, मतलब इतने लंबे समय बाद। जी, आर्मेनिया की लैंडिंग होती है, यूरोपियन यूनियन की लैंडिंग होती है, और पूरी तरह से ये मॉनिटरिंग जो है, तुर्की की लैंडिंग बहुत मेजर रूप में तुर्की के लैंडिंग अजरबैजान में होती है 2020 में। जो ड्रोन, बेसिकली ड्रोन से ही वो लड़ाई हुई थी, बैरक्तार ड्रोन्स, TBZ ड्रोन्स, वो यूज किया अजरबैजान ने और शिकस्त दी युद्ध भूमि पर उनको। लेकिन इस समय रूस बहुत वल्नरेबल है। रूस ये जानता है कि यहाँ कुछ नहीं कर सकते, और पशिन्यान यानी आर्मीनिया इस समय जानता है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय कि इनसे दोस्ती कर लें। एक सबड्यूड इसमें ना दोस्ती में ही मेरा सवाल है कि जब आपसे नगोर्नी वाला एरिया ले लिया आप इन्होंने, तो सर डंडे के दम पर तो ये वाला रास्ता भी ले लेंगे। अगर आज वो कॉरिडोर नहीं भी बनाते हैं तो फिर खींच लेंगे। फिर वही होगा कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी तो आर्मीनिया की ही रहेगी वो। फिर वो युद्ध होगा, लॉस किसका होगा? आर्मीनिया को होगा। ईरान साथ देगा, जो स्थिति है नहीं देगा। रूस साथ देगा, जो स्थिति है नहीं देगा। तुर्की अजरबैजान के साथ है, तो उधर से भी मारे जा रहे हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है, अजरबैजान से भी मारे जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति में पशिन्यान ने, आर्मीनिया ने शायद ये सोचा
कि क्यों ना इनसे दोस्ती करके एक कॉम्प्रोमाइज किया जाए, जो ट्रिप बना दिया जाए वो ठीक रास्ता। है, अब इसमें ना एक सवाल ऐड करते हैं। 30 लाख लोग हैं वो, ठीक है, दुनिया में, इवन अपन इतनी दूर बैठ के उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया भर से अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वहां जाते हैं, रशिया इंटरफेरेंस देता है, ईरान उसके साथ दोस्ती निभाता। ऐसा क्या खास है आर्मेनियंस में सर? क्यों 30 लाख? तो मेरे हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन उससे 3 टाइम ज्यादा होगी, दिल्ली एनसीआर। नोएडा के हम बैठे हैं वहां उसकी पॉपुलेशन हाँ। से ज्यादा होगी। मार्को रूबियो भी भारत आए थे। हाँ। जब वो भारत से लौट रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो 1 घंटे के लिए आर्मीनिया में भी रुके थे। हाँ। वो ट्रिप डील को फाइनल करने के लिए। और इसके पहले काया कलास और यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, दोनों वहां गए थे और गई थी, और उन्होंने अपना दिखाया कि हम यूरोपियन यूनियन जो है इनके प्रति सिंपैथेटिक हैं, और एक तरह का आप ये कहें लालच दिया कि हम आपको यूरोपियन यूनियन में भी इंक्लूड कर लेंगे। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। हालांकि ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि निकोल पशिनियान का इलेक्शन, मतलब आर्मेनिया में इलेक्शन है 7 जून को, वहां उनका आउटकम होगा। और यही नहीं, ट्रंप ने एंडोर्स भी कर दिया है पशिनियान को वहां जीतने के लिए। हालांकि वो ओरबान साहब को भी एंडोर्स किया बड़ा था। समझने वाला विषय है। हाँ, तो वो चाहते हैं किसी तरह जब रूस वीकेंड हो रहा है तो पूरी तरह वीकेंड। हाँ, तो मतलब इसे ऐसे समझा जाए कि ये रूस को हराने के लिए इंपॉर्टेंट आर्मेनिया हो गया, कि भाई रूस का प्रभाव खत्म होता जा रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो रूस यहां से भी निकल गया। बिल्कुल, जॉर्जिया के साथ युद्ध हुआ है रूस का। हाँ। आर्मीनिया से निकलना चाह रहा है। अजरबैजान उनको बहुत तरजीह नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने रूसियों ने अजरबैजान के एक प्लेन को ग्रोजनी पे लैंड कर रहा था, उस समय गिरा दिया था। हालांकि वो मिसाइल यानी ड्रोन गलत डायरेक्शन में चला गया था और उसके चलते वो मिसअप हुआ। शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं किया रूस ने, लेकिन बाद में उन्होंने अपॉलॉजी की, लेकिन तब तक बातें बिगड़ गई। तो पुतिन का सर जो वापस से सोवियत एरा लाने का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं इन 4.5 साल के युद्ध में कमजोर तो पड़ा है सर। देखिए, ये अतिशयोक्ति है कहना कि सोवियत एरा को वापस लाना चाहिए। एक इंटरव्यू में मुझे याद है पुतिन ने कहा था कि वो व्यक्ति जो सोचते हैं कि सोवियत संघ वापस आ जाएगा, उनको दिमाग नहीं है। और वो व्यक्ति जो सोचते हैं जो चला गया सोवियत संघ से रूस, या मतलब रूस विखंडित, सोवियत संघ विखंडित होकर रूस बना, उनके पास दिल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं सोवियत। लेकिन रूस का आधिपत्य इस क्षेत्र में 500 साल से रहा, और वो रूस अपना हाई टेबल पे अपनी कुर्सी खोजता है, जो वेस्ट उसको देने के लिए नहीं तैयार है। इसीलिए वो यूक्रेन में जो भी कर रहा है, हालांकि वो तो जाहिर है वो इन्वेडर है, उसने इन्वेड किया है, उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन रूस की जो ओरिजिनल पोजीशन यही है कि हमें वो हाई टेबल पे हमारी कुर्सी चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हैं। इसी के लिए सारी चीज हो रहा है। तो रूस इस समय थोड़ा वीक तो पड़ा है। चीन के साथ उनके संबंध भी अच्छे हैं, एक आप यूं कहें उनके साथ अलायंस है इक्वल का, लेकिन सब जानते हैं अब उतना इक्वल नहीं है। हम लोगों ने सर इसके ऊपर ना एक मतलब काफी सारे पैनल डिस्कशंस में कंक्लूसिव रिमार्क दिया था कि शीतकाल के अंदर, शीत युद्ध जब चलना शुरू हुआ था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर 1991 तक, तब लड़ाई 2 के बीच में ही थी, लेकिन वो कभी आमने सामने आके नहीं लड़े, पीठ पीछे ही लड़ते रहे। चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, जर्मनी के वेस्ट ईस्ट हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, सबको आगे लड़ा के खुद पीछे खड़े रहे। अब बोले समय बदल चुका है, सोवियत रूस का विखंडन हो चुका है, और अब चाइना वो बनकर खड़ा हुआ है जो कोल्ड वॉर का नया एरा, यानी कोल्ड वॉर 2.0 लेकर आगे आ रहा है। और जब ये लेकर आ रहा है तो अब रशिया जो है वो उसके पीछे खड़ा होने लगा है। अब तक दुनिया के सामने आ रहा था कि रूस और चाइना की मित्रता हो गई है, बराबर फुटिंग पर आ गए, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल रूप से एससीओ को बनाना हो, ब्रिक्स के अंदर मजबूती करनी हो, तमाम वो प्रयास करने हो जिससे चाइना का इंटरनेशनल इमेज मजबूत हो, उसमें रशिया उसे सपोर्ट करके चीन को ही बड़ा बना रहा है। ये दिखाता है कि रूसी प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब ये हमने कंक्लूसिव वो था। हाँ, मतलब मैं उसको दूसरे तरह से भी कहना चाहूँगा। 1917 में जब ज़ारशाही खत्म हुई, रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, रूस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल अफेयर्स। वीक था। और उस समय पूरा उस रीजन में प्रथम विश्व युद्ध की आग थी, उससे भी उसने वापस लिया। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज उन्होंने किए। और बाकी जब स्टालिन वहाँ आए, रूस को बहुत पावरफुल बनाया। हालांकि उसके पीछे था कि उन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की, 3 मिलियन लोगों को, 30 लाख लोगों को मारा, और जो बीच के जमींदार कुलक होते थे उनको मार के ख़त्म ही कर दिया। तो रेजिस्टेंस जो था स्टेट के प्रति, स्टालिन के प्रति,
उसको उन ज्यादतियों का, लेकिन रूस को, सोवियत संघ को स्टालिन ने बहुत पावरफुल बनाया और उस समय तक युद्ध में एंगेज नहीं किया। इसीलिए जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो महामंदी हुई थी जो पूरे विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में, रूस, सोवियत संघ उससे अछूता रहा। उसी स्थिति में अपने आप को चीन बना रहा है कि अल्टीमेटली जब उनके टेरिटरी में ताइवान पर जब उनको अपने आप में मिलाना होगा, जब उनको ताइवान को उसकी इंडिपेंडेंस खत्म करनी होगी, उस समय के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और उससे हमें भी सशंकित होना चाहिए कि ताइवान पर वो रुकेगा नहीं, हमारे साथ भी उनका भूमि विवाद है। तो अपने आप को चीन उस स्थिति में ला रहा है जो स्टालिन के समय सोवियत संघ का था, कि पावरफुल इतना बनाओ कि हम पर इकोनॉमिक असर नहीं पड़े या डिप्रेशन का असर नहीं पड़े, और विश्व युद्ध हो तो बर्लिन को अल्टीमेटली स्टालिन ने ही कैप्चर किया था। अगर हिटलर को कैप्चर करने या जो बाद में मरा पाया गया, तो बर्लिन में रेड आर्मी ही गई थी, सोवियत आर्मी ही गई थी। वैसी स्थिति में अपने आप को चाइना इस समय बनाना चाह रहा है। लेकिन ये तो है कि उस पूरे पूर्व सोवियत संघ के जितने 14 गणराज्य जो छिट के बने, उससे अलग हुए, उसमें अब रूस का आधिपत्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इवन विश्व में भी सर, विश्व में भी कम होता जा रहा है। और लेकिन ये तो है कि रूस जितनी बड़ी शक्ति है, आप जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं, वो सारे रूस में है। चाहे वो तेल हो, गैस हो, निकल हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, कोल हो, वो सारी चीजें हैं। तो रूस अपने आप में बहुत पावरफुल है। और इतने साल युद्ध, 5वां साल युद्ध का चल रहा है, सस्टेन करना, इकोनॉमिक ग्रो करा लेना, और कोई मेजर इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं होना, ये भी उसकी स्ट्रेंथ को दिखा, और सैंक्शंस के खिलाफ वो खड़ा रहना, ये भी रूस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम रूस पर किसी दिन और डिटेल में चल के चलेंगे, क्योंकि मुझे रूस की क्रांति लोगों से डिस्कस करनी है, कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें डिस्कस करनी है हमारी ऑडियंस के साथ। लोगों को वर्ल्ड वॉर में बड़ा इंटरेस्ट है, किसी दिन उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए हम कंक्लूसिव रिमार्क की तरफ बढ़ते हैं। सर, आर्मेनिया और अजरबैजान में जिस तरह का व्यू पॉइंट आ रहा है, आर्मेनिया कमजोर होता दिख रहा है। आर्मेनिया का कमजोर होना क्या भारत के लिए किसी तरह का सेटबैक है? देखिए, आर्मेनिया एकमात्र देश था पिछले साल तक, इजराइल के अलावा, जो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज अ स्टेट। लेकिन 2024 में जब आर्मेनियाई वापस आए, नगोर्नो काराबाख से आर्मेनिया वापस, तो आर्मेनिया बहुत वीक स्टेट की तरह उभर कर सामने आया। हालांकि उनको हमने आर्म्स बेचा था और काफ़ी बड़े एक बायर की तरह उभरे थे, और एक्सटेंडेड नेबरहुड में आर्मीनियंस का हमारे ऊपर विश्वास और भारतीयों का आर्मीनिया पर विश्वास बढ़ा था। 31 अगस्त 2025 को चाइना में आर्मीनियंस ने पाकिस्तानी के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे के स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, जो चाइना ने मीडिएट कराया था। तो उसके बाद ये लगने लगा कि अब वो भारत और आर्मेनिया, और हाल में 2026 के जनवरी या फरवरी में, मुझे महीना याद नहीं आ रहा है, हमारे CDS जो हैं अनिल चौहान गए थे इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद कुछ आर्म्स डील हो जाए। उसके पहले अजित डोभाल गए थे कुछ आर्म्स डील हो, लेकिन आर्मीनियंस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था अजरबैजान के साथ पीस। इस समय आर्म्स खरीदेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, ये बेसिकली उनका आर्गुमेंट था। तो अब वैसा इंपॉर्टेंट पार्टनर नहीं रहा है। जैसे रायसीना डायलॉग में पिछले बार बहुत बड़ा एक आर्मीनियन डेलीगेशन आया था, इस बार वो छोटा डेलीगेशन आया था। हालांकि तो उनके भी ओरिएंटेशन बदल रहे हैं, उनका भी अप्रोच बदल रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं तक चीन का पावरफुल होना, रशिया का कमजोर होना, भारत रशिया के संबंध मजबूत थे, लेकिन रशिया का कमजोर होना भारत के लिए भी एक तरह का बड़ा स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट सा है कि अब हमारे लिए भी एक बिग ब्रदर जो हम जियोपॉलिटिक्स में मानते थे वो कमजोर हो रहा है। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो आर्मेनिया के ऊपर जाके पड़ रहा है। और इसके अलावा अमेरिका और EU का इस रीजन में एक्टिव होना, या आप यूं कहें हाइपर एक्टिव होना, भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब तक कोई अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट वहां नहीं गया था। फर्स्ट टाइम हाँ, बाइडेन साहब गए थे, तब गए थे जब वो सीनेटर थे, राष्ट्रपति होके नहीं गए थे। और अभी मैंने कहा ही कि मार्को रूबियो भी भारत से लौटते हुए वहां गए थे। तो इस रीजन को अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया, क्योंकि बगल में ईरान है।
वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के लिए अमेरिका के जी, लिए ईरान ही सबसे बड़ा इशू। और बगल में तुर्की है कि आज न कल जो न्यू ऑटोमनिज्म की है, जिस पर कभी बाद में हम चर्चा करेंगे कि न्यू ऑटोमनिज्म जो वहाँ के रूलर जो है अर्दोआन साहब करना चाहते हैं, उसमें कैसा रोल होगा अमेरिका का, रूस का, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर इंटरनेशनल मीडिया आप और हमारी नज़र बनी ही रहेगी। मतलब इसमें ना, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि अफगानिस्तान जब तक अमेरिकी इंटरेस्ट में था तब तक दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था। जी जी। अमेरिकी इंटरेस्ट हटा, लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं बचा। अब फिर से अर्मेनिया चर्चाओं में है क्योंकि वहां से सोवियत समय खत्म हो रहा है, रशिया पीछे हट रहा है, अमेरिकी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो लोग अब अर्मेनिया को उस नजरिए से देखना शुरू किए हैं। इंटरनेशनली ये विषय बहुत आगे आने वाले समय में पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। उम्मीद करते हैं उस समय हमारे ये जो इनपुट्स और चर्चाएं हैं आपको विषय की समझ में योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका विषय को समझाने के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि अपने बच्चों को अगर आप समर वेकेशंस में, इवन आप खुद भी क्लाउड का यूज करना सीखना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आइए, क्लास ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद।